by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तो इस हफ्ते की उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचलों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आशीष मिश्रा। एक बार फिर इंडिया टुडे मैगजीन में एसोसिएट एडिटर हैं आप, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, इस बार जो उत्तर प्रदेश से खबरें आई हैं, चुनाव की चर्चा भी करेंगे, सीटों की भी, पर उसमें पहली सबसे बड़ी प्रमुख खबर ये हो गई कि आकाश आनंद को, जिनको बसपा का उत्तराधिकारी मायावती ने नियुक्त किया था, उनको अचानक कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी दोनों ही पदों से मुक्त कर दिया और ये कहते हुए मुक्त किया कि परिपक्वता आने तक इनको हम पद से हटा रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझाएं कि परिपक्वता की परिभाषा बहन जी के नज़रिए में क्या है। वो जो जिस अग्रेसिव अप्रोच के साथ वो आकाश आनंद भाषण दे रहे थे, ट्रेडिशनली आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक शैली है वो उस तरह के भाषणों की रही नहीं है, क्योंकि बसपा प्रमुख खुद भी जो है हमेशा लिखे हुए भाषण पढ़ती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्वीट उनके बहुत नपे तुले होते हैं, उनके नेताओं को भी बहुत अग्रेसिव या स्वच्छंद रूप से मीडिया से बयानबाजी करने की इजाज़त नहीं होती। उस ग्रामर को तोड़ रहे थे आकाश आनंद, इसलिए ये फैसला लिया गया, या जो दूसरी धारा है जिसमें माना जाता है कि ये आकाश आनंद के प्रोटेक्शन के लिए ही लिया गया फैसला है, क्योंकि वो लीगल समस्याएं भी शायद अपने लिए पैदा कर रहे थे। दोनों बातें इसमें सही हैं। अब आप मायावती का जो स्टाइल है, एक्चुअली जो उत्तराधिकारी है, मायावती चाहे थी तो उनका जो उत्तराधिकारी बने वो उनका स्टाइल भी कॉपी करे एक्चुअली में, क्योंकि आप देख रहे थे कि मैं जब उन्होंने 6 अप्रैल को नगीना में पहली रैली की तो उसमें वो काफी अग्रेसिव थे। चंद्रशेखर को सीधे टारगेट कर लिया उन्होंने, फिर उसका समाजवादी पार्टी और भाजपा को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, मायावती की शैली क्या है, मायावती क्या करती थी, मायावती ने एक अपने कार्यकर्ताओं उसमें एक डिस्टेंस बना रखती थी। सीधे ऐसा नहीं कि मंच पे सब लोग चढ़े आते थे, इनमें क्या काफी ये लीनियंट थे कि मंच पे लोग चढ़े आते थे, ये बोलने का इनका सबसे मिलते थे ये, तो वो ये जो शैली थी ये बीएसपी की शैली एक्चुअली में नहीं थी। अच्छा, मैंने कई बार लोगों से, जो बसपा नेताओं से बात किया जो छोड़ के आ चुके हैं बसपा, तो उनसे जब बात करते थे कि मायावती के बारे में, तो वो ये बताते हैं कि मायावती सबसे कहती थी कि आप लोग अपना भाषण लिख के लेके जाया करो, लिख के पढ़ा करो। तो आकाश भी लिख के लाते थे, आकाश भी मतलब 3-4 पैरे लिख के लाते थे, पहले वो लिख के पढ़ते थे, उसके बाद फिर वो बोलना शुरू करते थे। तो इसको लेकर उनको से पहला मसला, जो मुझे लगा कि जो पहला मसला इस तरह से आया था, वो आया था 12-13 अप्रैल को मथुरा में इनकी रैली थी, जहां पे उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद का बनेगी तो बसपा के नेता भी उनके साथ रहेंगे। ये पहला इश्यू था जिसमें मुझे लगता है कि आकाश आनंद और मायावती के बारे में के बीच में एक कुछ डिफरेंसेस आए, क्योंकि उसके बाद 13 अप्रैल को मैं अलीगढ़ गया था, वहां पे इनकी अलीगढ़ की रैली थी। तो मैंने कोशिश की, इनसे अप्रोच किया, बात की कि भाई इसी को आगे बढ़ाया कि जो बसपा के बारे में, तो बिल्कुल मना कर दिया सीधे। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ लगता है मैसेज दिया गया है कि इस पे थोड़ा सा इस तरह से नहीं बोलना है। तो ये मुझे लगता है पहला ही वो वाकया था 12 अप्रैल मथुरा की रैली में, जब इन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में बोला था, उसके बाद से ही ये कुछ शुरू हुआ। फिर दूसरी बात, ये बार मतलब बीजेपी को टारगेट करते थे और खासकर कहते कहते काफी कुछ कह जाते थे। तो यही इसीलिए 28 अप्रैल को जो उन्होंने जिस तरह से लिया, क्योंकि मायावती चाहती थी कि भाई जो उनका उत्तराधिकारी हो वो जो किसी दांव पेच में, किसी मुकदमे में बिल्कुल ना फंसा हो, ताकि उस पर किसी प्रकार का दबाव ना रहे। तो वो ये इस तरह का एक मायावती का अप्रोच था कि उनके पास, उनके ऊपर, उनके परिवार पर वैसे इतने मुकदमे चल रहे हैं, और अगर कोई आदमी वो भी मुकदमों के पकड़ जाल में फंस जाएगा तो उनका मूवमेंट जो होगा वो तो नुकसान में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही। जैसा लोग अभी कह रहे हैं कि वो भाजपा को कह रहे थे और इस तरह से कर रहे थे, मुझे इतना लगता नहीं है, क्योंकि देखिए मायावती पिछले 2 रैलियों में, अभी जो उन्होंने लास्ट 2 रैलियां की है उसमें उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट रखा है। तो ये वजह नहीं, हाँ वो उनका स्टाइल अलग है, बस वो शब्दों का चयन, एक उनका सेट पैटर्न है, वही शब्द यूज करती हैं। आप वो कोई उसमें किसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से बचती हैं। तो इसको लेकर उनमें आपस में लगता है डिफरेंसेस हो गए, और मायावती ने उनको कहा है कि मैच्योरिटी तक, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो उनके उत्तराधिकारी है, लेकिन मैच्योरिटी तक आने तक उनको, तो मैच्योरिटी कैसे आएगी उसके लिए क्या प्रशिक्षण क्या कुछ लेगा। दूसरी बात यह है कि उससे भी एक खफा थी जो मीडिया में जाके इंटरव्यू दे रहे थे, इससे भी क्योंकि मेरी अभी 2-3
बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं जिनका यहाँ चुनाव हो चुका है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि ये बताते थे कि ये इंटरव्यू वाला इशू थोड़ा सा आया था बीच में। तो ये सब चीजें हैं कि जिसमें लगता है कि मायावती को लगता है कि भाई उन्हें थोड़ा सा और प्रशिक्षण के और उनके तौर तरीके और सीखने की जरूरत है। जी, बसपा आशीष जी पिछले कुछ वर्षों से एक अभूतपूर्व दबाव या चुनौती का सामना कर रही है। अपना वोट बैंक, उसका जो सिर्फ जाटव वोट बैंक है वो तो बचा हुआ है, बना हुआ है, लेकिन जो नॉन जाटव दलित वोट है वो उससे बड़े पैमाने पर टूटा, और उसका विस्तार करने की चुनौती जब पिछली बार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी और जब सत्ता से बाहर हुई उसके बाद से वो एक बड़ी चुनौती है। चंद्रशेखर के उभार के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से उनकी जैसी लोकप्रियता उस समय रही, बसपा पर क्या इस तरह का एक दबाव आकाश आनंद महसूस कर रहे थे कि राजनीतिक शैली को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि बसपा को आप देखें तो वो सड़कों पर उतरने वाली पार्टी रही नहीं है पिछले कुछ समय से, संघर्ष सड़कों पर नहीं करने वाली पार्टी वो रही नहीं। वो उसके प्रवक्ता बहुत ज़्यादा आक्रामक रहते नहीं हैं या बहुत लिमिटेड प्रवक्ता हैं और एक पार्टी लाइन को मेंटेन करते हुए बोलते हैं, बहुत अधिक आक्रामक नहीं होते हैं। किस पार्टी पर कितना हमला करना है ये एक सेंट्रलाइज फैसला होता है जो बहन जी खुद करती हैं। आकाश आनंद शायद उन चुनौतियों का ख्याल रखते हुए, उन नए तरह के राजनीतिक दबावों का ख्याल रखते हुए शैली को बदलने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस ये आरोप लगाता है कि ये इसलिए हुई है कार्रवाई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आक्रामक थे, जो रणनीतिक लिहाज से बसपा के लिए, या मायावती नहीं चाहती थी कि इस तरह की रणनीति बहुजन समाज पार्टी की दिखे। इस आरोप में कुछ दम लगता है आपको? नहीं, देखिए ऐसा कोई बहुत दम नहीं। देखिए आकाश का क्या था, देखिए आकाश एक युवा थे और चंद्रशेखर जिस तरह से युवाओं के बीच में एक पैक्ट बना रहे थे, तो उसमें आकाश सामने एक चैलेंज था कि बहुजन समाज से या दलित जो युवा है वो उधर ना जाके, हालांकि चंद्रशेखर का एक छोटे से पॉकेट्स में ही उनका इन्फ्लुएंस है। कोई बहुत मैं आज भी उनको कोई बहुत मायावती के जैसा या और बड़े दलित नेताओं जैसा उनको लीडर नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या है कि आकाश के सामने एक चैलेंज था कि वो जो युवा है, जो मतलब दलितों में एक नया यूथ आ रहा है, तो उसको क्रेडिट करें। तो वो सोशल मीडिया में आकाश आ रहे थे। पहली बार मैं देख रहा था कि जब आकाश रैली करने आते थे तो उनके साथ एक बड़े हाई फाई कैमरामैन चलते थे बहुत फोटो खींचने के लिए उनकी, और पूरा रील बनता था, वीडियो बनाते थे। तो ये वो पूरा जो आजकल के जो नए जो नेता आ रहे हैं, यूथ जो है, यंग है, उनकी जो शैली है उसको वो बिल्कुल कॉपी कर रहे थे। तो लेकिन मायावती ये चाहती थी, चूंकि मायावती जानती है कि उनकी जो पार्टी है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक मिशनरी पार्टी है, तो यहाँ पर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। ये ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उतना ही बताना जितना उनको बताना है, किसी प्रश्न को जवाब नहीं देना। तो ये उनके एंगेज ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओपन थे, मीडिया के ओपन थे, कोई भी जाके उनको अप्रोच करके उनसे बात कर सकता था, फोन पिक कर रहे थे। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बसपा का एक टॉप लीडरशिप जिसको आप फोन करिए तो वो फोन पिक कर रहा है, मैसेज के जवाब दे रहा है। तो ये अचानक जो ये चेंज आया, इससे मायावती खुद असहज महसूस कर रही थी कि उनको लगता था कि ये जो हमारी पार्टी का जो एक अनुशासन है, जो एक तरीका बना रखा है, उसमें ये दिक्कत पैदा करेगा आगे समय में, इसलिए ये निर्णय उन्होंने लेना पड़ा। जी, कन्नौज सीट की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। अगले चरण में वहाँ चुनाव होने हैं और महत्वपूर्ण सीट इसलिए अब हो गई है क्योंकि अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव और प्रदर्शन के बाद वहाँ से पर्चा भर दिया है, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वहाँ से, जो पिछले लोकसभा चुनाव में उलटफेर कर चुके हैं। डिम्पल यादव को हरा दिया था उन्होंने, जबकि वो टर्फ जो है समाजवादी टर्फ मानी जाती रही है। इस बार अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह अलग होगा उसका। इस बार वहाँ लड़ाई कितनी, मतलब क्या, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कांटे का मुकाबला है या अभी ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव का चेहरा है तो एक एज समाजवादी पार्टी को पहले से ही है? नहीं, समाजवादी पार्टी को एक हल्का एज है, लेकिन बहुत कांटे का मुकाबला है। मैं तो कन्नौज को मैं लगातार वॉच कर रहा हूँ, मैं होके भी आया हूँ। मतलब आप इसमें अगर जरा सी ढिलाई पड़ी हुई कहीं समाजवादी पार्टी तरफ से, तो नतीजे कुछ दूसरे भी आ सकते हैं। तो वहाँ बहुत ही कांटे का मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी का
बीजेपी खासकर योगी कैंप ये जानता था कि अखिलेश यादव या तो आजमगढ़ से लड़ेंगे, कन्नौज से लड़ेंगे, और पूरी उसकी तैयारी कर रहे थे। आप देखिए 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होती है अयोध्या में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो अपना चुनावी अभियान शुरू करते हैं वो कन्नौज से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप जब 2022 के चुनाव के बाद वो एक ब्यूरोक्रेटिक जो अपना रिशफल करते हैं, तो अपने ऑफिस का जो उनके यहाँ जो सबसे जो अधिकारी था विशेष सचिव सुब्रांशु शुक्ला, उसको वो कन्नौज का डीएम बनाते हैं और बकायदा ये कह के भेजते हैं कि आप कन्नौज में जितने सब प्रोजेक्ट हैं जिन पर आरोप लगता है कि समाज पार्टी के प्रोजेक्ट हैं और कि सपा सरकार के प्रोजेक्ट हैं, उनको वहां पे उपेक्षा का आरोप लग रहा था, उसको आप युद्ध स्तर पर पूरा करके तैयार कराइए। तो आप देखेंगे कि 2 फरवरी को जब योगी आदित्यनाथ कन्नौज जाते हैं तो वो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो पेंडिंग पड़े थे उनका सबका उद्घाटन करते हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई पड़ती है कन्नौज में, उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, उसको वो स्टार्ट होता है, वहां पर इस पार्क का उद्घाटन करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये करते हैं कि जो वहां पे मेडिकल कॉलेज था कन्नौज का, जो कि सपा सरकार वाला था, उसका नाम बदल के अंबेडकर के नाम पे कर देते हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि वो पहले से ही उस पर बीजेपी होमवर्क कर रही थी वहां पर, कि उनको मालूम था कि वहां पर अखिलेश वहां से या आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। तो ये अब चैलेंज अखिलेश सामने ये है कि वो एकदम से वहां पर नामांकन करने के बाद वो ऐसा वो उन गलतियों से उन्होंने कितना सीखा है, जितना जो कि जिनके कारण पिछली बार डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये दोनों तरफ चैलेंज है कि बीजेपी साथ चैलेंज है कि वहां पे सुब्रत पाठक को लेकर एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है, उनके प्रति खासकर ब्राह्मण कम्युनिटी भी उतना पुख्ता नहीं खड़ी है। लेकिन बीजेपी साथ पक्ष में ये है कि संगठन अपना काम कर रहा है, संगठन में सुनील बंसल नियमित तौर पर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अखिलेश साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनकी परंपरागत सीट रही है, उनका वहां पे सिस्टम है, उसको रिवाइव, अब ये उस सिस्टम को कितना रिवाइव कर पाते हैं, कितना क्रेडिट पा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2019 से और 2024 के बाद के दौरान गंगा में काफी पानी बह चुका है, तो बीजेपी के काफी वहां पे 4 विधानसभा सीटों पर विधायक हैं, और खासकर असीम अरोड़ जैसे वहां पर एक्टिव विधायक है जिनके बारे में एक सोचा जा रहा था, तो हो सकता है कन्नौज से या इटावा से चुनाव लड़ लें। तो वो 2022 में चुनाव जीतने के बाद जब मंत्री बने तो उसके बाद से वो वहां पे इटावा और कन्नौज में वो इलेक्शन मोड में ही थे। तो भाजपा की टीम से और अखिलेश यादव का जो उत्साह है उनके लोगों का, इन दोनों के बीच में वहां पर एक लड़ाई है और बहुत कांटे का मुकाबला है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही कांटे का मुकाबला है कन्नौज में। चलिए, बहुत शुक्रिया। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे आशीष मिश्र। तो अपनी सहभागिता बनाकर रखिए राजनीति में, इर्द गिर्द के प्रति सजग रहिए, जागरूक रहिए, अवेयर रहिए, ताकि राजनीति का रोड रोलर आपको कुचल कर ना निकल पाए, ताकि राजनीति तय करने में आपकी भूमिका हो, राजनीतिक शक्तियां आप पर निर्भर हों और गंगा सीधी बहती रहे। देखते रहिए नेता नगरी। कुलदीप के साथ रहे आप। नमस्कार।